Good afternoon, students. Today, in this video lecture, we are going to discuss the topic of global warming. बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के डिप्लोमा कोर्सेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो रिवाइज लेटेस्ट सिलेबस है उसके सब्जेक्ट कोड 2010 दैट इज एनवायरमेंटल साइंसेस के फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम वैश्विक तापन कहते हैं, और जो आज एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और संभावना है कि निकट भविष्य में ये विकराल रूप धारण कर सकती है। तो इस वैश्विक समस्या जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहते हैं उसकी विस्तार से चर्चा आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन क्या है। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान में पिछले कई वर्षों में जो निरंतर वृद्धि हो रही है इसे हम वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज रिगार्डेड एज द फिनोमिनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पिछले एक शतक लगभग 100 वर्षों के समय में पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास बढ़ गया है। ये छोटी सी वृद्धि मामूली नहीं है, क्योंकि इसके बहुत ही बड़े दुष्परिणाम है निकट भविष्य में, जिसे देखते हुए इसे हम उपेक्षा नहीं कर सकते। पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के समय से लेकर के अनेक प्रकार के परिवर्तनों के दौर से गुजरी है और इन सब परिवर्तनों को अगर हम समेकित करें तो हम कह सकते हैं कि वो आइस एज से भी गुजरी है, जिसे शीत युग कह सकते हैं। इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट वार्म फेसेस भी आए हैं और ये प्राकृतिक तौर पर हो रहा है। और उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पृथ्वी अपनी कूल डाउन पीरियड से गुजरना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत हम क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी के औसत तापमान के अंदर धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है और इसीलिए इसे वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। अगर हम देखें कि वैश्विक तापन के कारण क्या हैं, व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सो देयर आर मेनी कॉजेज, बहुत सारे कारण हैं जिनको हम प्राकृतिक और मानव जनित, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो कारण हैं उसे हम कहते हैं हरित गृह गैसों की सांद्रता में वृद्धि। पृथ्वी का जो वातावरण है जिसमें कई प्रकार की गैसें हैं, उनमें कुछ इस प्रकार की गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, और इन्हीं गैसों को हम हरित गृह गैसेस या ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और इनकी मात्रा में जो वृद्धि हो रही है, असामान्य वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि ही मुख्य रूप से वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। ये वृद्धि मुख्य रूप से 2 प्रकार के कारणों से हो रही है। एक नेचुरल रीजन्स, प्राकृतिक कारण है, और दूसरा जिसे हम मानव जनित गतिविधियाँ, यानी मानव की जो अपनी गतिविधियाँ, उन गतिविधियों के कारण का जो अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है उसके कारण भी ये समस्या मुख्य रूप से उत्पन्न हुई है। तो इसे समझने के लिए हमें यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव को समझना होगा कि हरित गृह प्रभाव क्या है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसके कारण कोई भी ग्रह उपग्रह जैसे कि पृथ्वी है, इसका अपना एक औसत तापमान नियत बना रहता है। देखिए, ये हम एक ग्रीन हाउस की चर्चा करेंगे। अक्सर नर्सरी वगैरह में या ठंडे देशों में पौधों की स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए मुख्य रूप से इस प्रकार के ग्रीन हाउसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रीन हाउस एक कांच का बना घर है जिसमें पौधों को
सुरक्षित रखा जाता है और ये पौधों की वृद्धि और विकास के लिए एक उचित तापमान और गर्मी बनाए रखता है। तो इसी से हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ एक तापमान बना रहता है और एक तरह की ऊष्मा प्रभाव इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। देखिए ये ग्रीन हाउसेस हैं। तो ये एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसों के कारण उसके तापमान में वृद्धि होती है और ये बिल्कुल हरित ग्रह में होने वाले इफेक्ट की तरह ही है, इसलिए इसे हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी का जो वातावरण है उसका उदाहरण लेकर हम समझते हैं कि उसके वातावरण में कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये उपस्थित होते हैं और ये पृथ्वी के तापमान को ठीक उसी प्रकार से बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है जैसे कि हरित ग्रह या ग्रीन हाउसेस के अंदर जो कांच है वो ऊष्मीय विकिरणों को रोककर तापमान में वृद्धि कर देता है और इसीलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव की संज्ञा दी गई है। देखिए इसको एक और अच्छे डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये ग्रीन हाउस बना हुआ है कांच का, जिसके भीतर गमलों में कुछ पौधों को रखा गया है। सूर्य का प्रकाश कांच के द्वारा को भेदता हुआ अंदर आता है और यहाँ आकर के पौधों और धरातल से टकरा करके हीटिंग यानी ऊष्मा उत्पन्न करना प्रारंभ करता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन ये ऊष्मा जो है वो भी विकिरणों के रूप में चलती है, तो ये विकिरणों के रूप में वापस बाहर विकिरित होती है, जिसको यहाँ रेड और उसे दिखाया गया है। तो कुछ हिस्सा तो विकिरण द्वारा क्षय हो जाता है, लेकिन अधिकांश ऊष्मा के विकिरणों को कांच रोक लेता है और इस तरह से इस ग्रीन हाउस के अंदर एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और एक औसत तापमान है वो इसके अंदर बढ़ता रहता है और इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ठीक ऐसा ही कुछ पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित गैसों के कारण पृथ्वी के साथ भी हो रहा है और इसीलिए इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब पृथ्वी के वातावरण में ऐसी कौन कौन सी गैसें हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस या हरित गैसेस कहते हैं, जिनके कारण पृथ्वी के तापमान में शनि शनि वृद्धि हो रही है। तो यह है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और जैसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये गैसें जो कि पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित हैं, वायुमंडल में उपस्थित हैं, ये सूर्य से आने वाले प्रकाश के विकिरणों को पार कर पृथ्वी पर आने तो देती हैं, लेकिन जब ये विकिरण पृथ्वी के धरातल से टकराते हैं, टकराने के कारण धरातल के तापमान में वृद्धि होती है, ऊष्मा या तापन होता है और ये उत्पन्न ऊष्मा विकिरणों के रूप में जब वापस वायुमंडल के से होती हुई बाहर जाने का प्रयत्न करती है, तो ये ऊष्मीय विकिरण जिनकी तरंग दैर्घ्य बदल चुकी है, इनको ये हरित गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रोक लेती हैं और इस तरह से ऊष्मा जो है वो विकिरण द्वारा वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती और इससे पृथ्वी की धरातल के आसपास की जो वायु है और वायुमंडल है उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है और इसी को हम हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। प्रधानतः ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव है, ये एक ऐसा प्रभाव है जिसके कारण पृथ्वी के का जो एक औसत तापमान है वो बना रहता है, लेकिन हरित ग्रह गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण अतिरिक्त रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव हो रहा है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है और ये अनावश्यक वृद्धि ही पृथ्वी के लिए एक खतरे का संकेत है। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस बहुत जो जिम्मेदार हैं, तो हम यहाँ एक पाई डायग्राम से देखते हैं कि मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड 50% से अधिक यानी आधे से अधिक जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हम देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनका उपयोग हम रेफ्रिजरेशन के लिए करते हैं,
एरोसोल्स में होता है, ये भी उत्सर्जित होकर के वातावरण में पहुंचते हैं और ये भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो लगभग 21% दूसरे नंबर पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, जिसका प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक है, लेकिन मात्रात्मक रूप से देखें तो ये केवल 12% प्रभाव उत्पन्न कर रही है। उसी तरह से ओजोन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और फिर कुछ मात्रा में जलवाष्प। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितना प्रतिशत रिस्पॉन्सिबल है, कितना परसेंटेज जिम्मेदार है। अब हम देखेंगे कि यदि सभी कारणों को हम समेकित करें तो वैश्विक तापन के जो अनेक कारण हैं वो मुख्य रूप से 2 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, प्राकृतिक कारण नेचुरल रीजन्स और मानव जनित कारण यानी रीजन्स विच आर एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन। प्राकृतिक कारणों की बात करें तो जो वातावरणीय CO2 है, हमें पता है कि वातावरण में जो सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है 0.03%, ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी के कारण जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उससे पृथ्वी का जो एक औसत तापमान बना रहना चाहिए वो बना हुआ, अन्यथा पृथ्वी बहुत अधिक ठंडी होती और वो जीवन के लिए शायद अनुकूल नहीं होती। इसके अलावा हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हरे पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर और मृदा से जल को अवशोषित कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित को एक कैटलिस्ट के रूप में उपयोग में करके और फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाद्य बनाती है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर यही कार्बनिक खाद्य सारे इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के लिए आवश्यक है। अतः हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत महत्वपूर्ण गैस है और ये पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित है, लेकिन जो इसका प्राकृतिक तौर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है या बढ़ रही है वो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू ग्लोबल वार्मिंग करती है, ये प्राकृतिक कारण है। दूसरा जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार, वॉल्केनिक जो इरेप्शंस होते हैं, तो जो एक वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी होता है, उसके आसपास लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जो गैस और धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्राकृतिक तौर पर बढ़ा रही है, जिसके कारण वैश्विक तापन हो रहा है। तो ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर जो सौर विकिरण है ये पृथ्वी पर आकर पृथ्वी से टकराते हैं, उसके धरातल को गर्म करते हैं और उसी प्रकार से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ज्योग्राफिकली, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये भी प्राकृतिक तौर पर जो मूव होते हैं या शिफ्टिंग होती रहती है, इससे होने वाली घटनाओं के द्वारा भी प्राकृतिक तौर पर ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये कुछ नेचुरल रीजन्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कारण है वो मानव जनित या एंथ्रोपोजेनिक हैं। मानव जनित जितने भी कारण हैं वो मुख्य रूप से क्या करते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैसेस हैं उन गैसेस की मात्रा को, उनकी सांद्रता को असामान्य रूप से बढ़ा देते हैं। तो मानव की ये कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनके कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन हो रहा है। तो ये इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली गैसेस तो हमने देख ही ली, लेकिन मुख्य रूप से इसके स्रोत क्या है मानव जनित जो गतिविधियाँ उसमें, तो पावर प्लांट्स। हमें पता है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा सारा विकास व्यर्थ है। जितने भी उपकरण हैं, जितने भी सुविधा के यंत्र हैं, साधन हैं, सारी औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, ये सब के सब बिना बिजली के संचालित नहीं हो सकती। और जो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली है ये मुख्य रूप से हम थर्मल पावर प्लांट से बनाते हैं, जहाँ पर कोयले को जलाया जाता है। तो इससे कार्बन एमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और इस कारण से जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, उसकी मात्रा में शनि शनि वृद्धि हो रही है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अब ये बढ़कर 0.04% के आसपास हो गई है। तो ये जो वृद्धि हो रही है इसमें ये पावर प्लांट्स बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो हमारा यातायात और परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से हम इसके लिए जीवाश्मी ईंधन पर निर्भर हैं। पेट्रोल डीजल का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है विश्व में और इससे जो धुआं उत्सर्जित हो रहा है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत सारे होते हैं और ये भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार हैं। उसी प्रकार से औद्योगिक जो फार्मिंग की जाती है, इंडस्ट्रियल फार्मिंग जो की जाती है, वहाँ से मीथेन गैस रिलीज होती है और ये मीथेन गैस भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये भी वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी मात्रा भी धीरे धीरे इस गतिविधि द्वारा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है अवांछित रूप से। फिर हम देखते हैं जो वनों का विनाश है,
डिफॉरेस्टेशन, हमने अपने उपयोग के लिए, हमने अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए पेड़ों का जो अंधाधुंध कटाई किया है पिछले 50-100 वर्षों में, जिसके कारण वन निरंतर घटते जा रहे हैं। और हमें पता है कि ये जो वन हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये हरे पौधे हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करके और खाद्य निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नियंत्रित रहती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। तो वनों का जो विनाश हो रहा है, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, इससे भी ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। फिर उर्वरों का अतिक प्रयोग, मुख्य रूप से हम जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स हैं, हम अपना उत्पादन बनाने के लिए अंधाधुंध इसका कृषि में उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो उपयोग हो रहा है उससे क्या हो रहा है, मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं और उसके कारण से वैश्विक तापन की समस्या बढ़ रही है। तेल उद्योग या ऑयल ड्रिलिंग जो इंडस्ट्री होती है, वहाँ जो ऑयल ड्रिलिंग की जाती है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से भी ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूशन होता है। उसी तरह से जो प्राकृतिक गैसेस हैं, जहाँ नेचुरल गैसेस को ड्रिल किया जाता है, तो ये सारे के सारे जो औद्योगिक कारण हैं, हमारी जो मानव जनित गतिविधियाँ हैं तथाकथित विकास के नाम पर, तो ये बहुत अधिक होने से मुख्य रूप से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनका उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है और इनकी मात्रा में असामान्य रूप से वृद्धि शनि शनि होती जा रही है, जिसके कारण वैश्विक तापन की घटना बढ़ रही है। अब देखें हम कि देखिए जैसे ये जंगलों में जो आग लग रही है, इससे भी क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार से हम कहेंगे ये जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, उसके साथ जो इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसमें जो कार्बन एमिशन हो रहा है, ये भी मुख्य रूप से हमारे वैश्विक तापन की गतिविधि के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए कौन कौन सा सेक्टर वार्षिक तौर पर ग्रीन हाउस गैसेस का कितना कितना एमिशन करता है, अर्थात जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो रहा है उसमें वो अपना कितना योगदान प्रतिशत में दे रहे हैं, वो इस पाई डायग्राम से हम देख सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा तो जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं, लगभग 25% के आसपास जो योगदान है, 1/4 योगदान इन्हीं का है इन गैसों के उत्सर्जन में। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो दूसरा मुख्य है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं। यहाँ पर जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं उनमें जो एमिशन होता है, जो उत्सर्जन हो रहा है, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जिसमें लगभग 15 से 16% का कंट्रीब्यूशन है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स जो हैं, जीवाश्मी ईंधन, पेट्रोल डीजल का जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, वाहनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इस कारण से जो धुआं उत्सर्जित हो रहा है उसमें जो नाइट्रोजन वगैरह के ऑक्साइड्स हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो उसमें लगभग 13 से 14% योगदान इन वाहनों का है। उसी प्रकार से जो लैंड यूज़ होता है, बायोमास का जो बर्निंग होता है जिसको हम जलाते हैं, उससे जो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होती है लगभग 12% के आसपास। और एग्रीकल्चर जो वेस्ट है ना, प्रोडक्शन है, उसके द्वारा जो एमिशंस हो रहा है मीथेन वगैरह का, वो लगभग 12% के आसपास हो रहा है। तो हम देख रहे हैं ये सारे मुख्य मेजर सेक्टर्स हैं। उसी प्रकार से फॉसिल फ्यूल जो रिट्रीवल है, ऑयल ड्रिलिंग है, प्रोसेसिंग है, उसके द्वारा जो एमिशंस और गैसेस बाहर आ रही हैं उनमें भी ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर उनका लगभग 10 से 11% का योगदान है। और यदि हम कहें तो दूसरे जो रेजिडेंशियल कॉमर्शियल सोर्सेज हैं या वेस्ट डिस्पोजल है, जो कचरा निकल रहा है उसका जो डिस्पोजल किया जाता है, तो उस डिस्पोजल में भी जो गैसेस निकलती हैं, है ना, जैसे अगर हम कचरे को सामान्य रूप से जला भी दें तो उसमें कार्बन एमिशन होता है और ये भी लगभग कुछ मात्रा में ही सही लेकिन कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू ग्लोबल वार्मिंग की घटना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और वैश्विक तापन हो रहा है। अब इसके प्रभाव क्या हो रहे हैं, वैश्विक तापन से हमें क्या क्या ऐसे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं जो हमें कालांतर में बहुत परेशान कर सकते हैं या जो मानव के लिए नुकसानदायक है विभिन्न रूपों में। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू हो रहे हैं, इसे हम देख सकते हैं। तो जो मेजर इम्पैक्ट्स हैं वो हम देखते हैं कि एक तो हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, जो हमारा स्वास्थ्य है उस पर नकारात्मक प्रभाव पैदा हो सकता है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना है उसके द्वारा धीरे धीरे जो औसत तापमान में उसमें वृद्धि होती जा रही है। और हमें पता है कि जो गर्म और नम वातावरण होता है ये कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों के उत्पन्न होने में मदद करता है, ये उनके प्रजनन में सहायक होता है। तो अनेक सूक्ष्म जीव
हैं वो पृथ्वी पर तेज़ी से विकास कर सकते हैं, नए ओरिजिनेट हो सकते हैं, नए नए प्रकार के वायरसेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आ सकते हैं और ये अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये पैथोजेनिक एजेंट्स हैं जो हमें इन्फेक्ट करके, संक्रमित करके कई प्रकार की बीमारियाँ फैला सकते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट ह्यूमन हेल्थ है उसके अफेक्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये एक हार्मफुल इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। दूसरा जिसको हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, यानी जो हमारा पर्यावरण है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें जो असंतुलन या विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं जो अवांछनीय हैं और जिससे हमारे अस्तित्व को या अन्य जीवों के अस्तित्व को खतरा हो सकता है, ये मुख्य कारण हो सकते हैं। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश, जो विभिन्न प्रकार के आवास हैं पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के, वो इस ग्लोबल वार्मिंग की घटना के कारण नष्ट हो सकते हैं। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, तो धीरे धीरे जब इनका विनाश होगा तो वहाँ जो विभिन्न प्रकार की जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं जिनके लिए वो आवास अनुकूलित है, वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का जो नाश हो सकता है, जैव जातियाँ धीरे धीरे विलुप्त हो सकती हैं। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जैसे नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, जो हमारे पृथ्वी के ध्रुवों पर जो बर्फ़ हैं और बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, हिमखंड हैं, वो धीरे धीरे वैश्विक तापन के कारण पिघलेंगे। पिघलने से क्या होगा, उनका प्रवाह होने से जल का, समुद्रों का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा और ये बढ़ रहा है। तो पिछले कई वर्षों में वैज्ञानिक बता रहे हैं कि समुद्रों के जल स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। और अगर ये वृद्धि इसी प्रकार से होती रही तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पर बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं, और वो नगर क्या होंगे, पानी में आसानी से सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे और जनधन की भारी क्षति और विनाश हो सकता है। इसके अलावा दूसरा चेंज क्या आता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ताप में वृद्धि हो रही है उस कारण से, वैश्विक तापन से, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या विश्व में बनी हुई है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में जहाँ बरसात नहीं होती थी, बहुत अधिक या असामान्य बरसात हो जाती है, और जहाँ सामान्य तौर पे औसत बरसात होती थी वहाँ सूखा होता है। तो इस प्रकार से ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इस जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं और ये हमारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं। तो बाढ़ है, सूखा है, तूफान है, चक्रवात हैं, इनके द्वारा जनधन की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो क्षति होती है और इकोसिस्टम को जो नुकसान होता है, ये नुकसान कालांतर में जीवों के आवासों को नष्ट कर उनकी विलुप्ति का आवासों को नष्ट कर सकता है। प्राकृतिक आवास नष्ट होने से उसमें जो पनपने वाले जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे अपने अस्तित्व का संघर्ष करते हैं और फिर एक समय आता है कि वो विलुप्त भी हो जाते हैं और इस तरह से जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो बहुत ज़रूरी है, उसका नाश होने लग जाता है। उसी प्रकार से जंगलों में जो आग लग जाना है, जिससे फिर और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं, इस तरह की जो इफ़ेक्ट्स हैं, जिससे वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके आवासों की समस्या पैदा हो जाती है, उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है। मीथेन की सांद्रता में इससे धीरे धीरे वृद्धि होने लग जाती है और हम देखेंगे मौसम परिवर्तन होने लग जाता है। ये सारे के सारे पर्यावरणीय कारक, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं जो देखने को आ रहे हैं पृथ्वी के विभिन्न भागों पर। फिर एग्रीकल्चर या कृषि क्षेत्र है, तो हम कहेंगे जब सूखा होगा या बहुत अधिक बाढ़ आएगी तो इससे क्या होगा, फसलों को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही इसके कारण मृदा अपरदन होगा, भूमि का कटाव होगा, मृदा उपजाऊ नहीं रहेगी, उत्पादन में कमी हो जाएगी और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक बड़ी समस्या हो जाएगी। और इस प्रकार से जो अनावृष्टि, अतिवृष्टि है क्लाइमेट चेंज से, वो भी हमारे एग्रीकल्चर को, कृषि को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है। और हमें पता है कि बहुत सारी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड में वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमारा देश है वो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो हम कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट फिर फाइनली इकोनॉमिक सेक्टर पर भी आएगा। किसी भी देश की समृद्धि का सूचक उसकी अर्थव्यवस्था होती है और हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, अर्थतंत्र है वहाँ। तो क्या होगा कि जब इस तरह से उत्पादन पे फ़र्क पड़ेगा, फसलों के उत्पादन पे फ़र्क पड़ेगा, तो जो फर्टाइलिटी है उसमें कमी आएगी, तो इससे बहुत अधिक नुकसान होगा इकोनॉमिकली। दूसरा, जो तटीय प्रदेश हैं अगर वो इस प्रकार समुद्री जल का स्तर बढ़ने से डूबते हैं और जनधन की भारी क्षति होती है, तो क्या होगा, फिर से विकास करने के लिए अंतर संरचनाओं को, आधारभूत संरचनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट्स को बहुत सारे प्लान्स करने होंगे, बजट्स लाने होंगे, तो वित्तीय रूप से बहुत भार पड़ेगा और हम कहेंगे पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से चरमरा सकती है किसी भी देश की, खासकर विकासशील देश की। तो ये हम देखते हैं कि जो देश जिनकी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उस पर भी बहुत इम्पैक्ट आने की संभावना है। और इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो समुद्र के किनारे हैं, जैसे हॉलैंड है या फिर
ऑस्ट्रेलिया है जो चारों ओर पानी से, समुद्री जल से घिरा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे ऐसी स्थिति के अंदर कि यहाँ के अगर नगर डूबेंगे तो जनधन की भारी क्षति होगी और फिर वहाँ सुरक्षा के लिए, व्यवस्थाएं बनाने के लिए, आधारभूत संरचना विकास के लिए, लोगों को बसाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना होगा और उसके लिए जो सरकारी प्रयास होंगे, इसमें वित्त का भी निवेश करना होगा और आर्थिक व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी, अर्थव्यवस्थाएं होंगी वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह के प्रतिकूल प्रभाव हमें अर्थव्यवस्था में देखने को मिल सकते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो वैश्विक तापन है, इसके प्रभाव इतने व्यापक हैं और ये इतने विनाशकारी हो सकते हैं कि इससे मानव के न केवल विकास को धक्का लग सकता है बल्कि उसके अस्तित्व को भी संकट पैदा हो सकता है और पर्यावरणीय तंत्र गड़बड़ा सकता है, जीवों के, जंतुओं के अस्तित्व को भी संकट पैदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि मानव के लिए एक तरह की ये विभीषिका है जो धीरे धीरे पृथ्वी पर अपना प्रभाव दिखा रही है और आने वाले समय में इसके कई दुष्परिणाम हमें देखने मिल सकते हैं। यही कारण है कि इस पर वैश्विक स्तर पर चिंतन किया जा रहा है, वैज्ञानिक स्तरों पर चिंतन किया जा रहा है और विश्व की सरकारें जो हैं वो इसमें बहुत अधिक इन्वॉल्व हो रही हैं ताकि इस समस्या को कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके और मानव के अस्तित्व को सुरक्षित रखा जा सके। देखिए कुछ आपदाओं की झलक। यदि सूखा पड़ता है तो हम धरती से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे। ठीक उसी प्रकार से जो बड़े बड़े हिमखंड, ग्लेशियर से जब वो पिघलेंगे एक साथ, जल की मात्रा में भारी वृद्धि होगी और समुद्री जल का स्तर बढ़ेगा तो ये कितना विनाशकारी हो सकता है, ये इस चित्र को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सो दीज आर सम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ probable effects of, ill effects of phenomenon of global warming। फिर हम देखेंगे कोई भी समस्या जब हमारे सामने आती है तो मुख्य बात आती है कि उसका समाधान क्या हो सकता है, क्या उपाय हो सकते हैं। तो अगर हम उपायों पर चर्चा करें, व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स टू बी टेकन एट प्रेजेंट एंड इन नियर फ्यूचर। तो सबसे मेन चीज़ है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का हम उत्सर्जन कर रहे हैं मानवीय गतिविधियों के द्वारा, उस अतिरिक्त उत्सर्जन को रोका जाए और इस प्रकार से इन ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को कम किया जाए, नियंत्रित किया जाए, ताकि हम विकास से भी समझौता न करें लेकिन अंधाधुंध जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उसको भी हम रोक सकें और ग्लोबल वार्मिंग की जो गति है उसको कम कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें, ताकि आने वाले समय में हमें कोई विनाशकारी परिणाम देखने को नहीं मिले बड़े स्तर पर। और इसी प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो साइंटिफिकली इसको स्टडी करके और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से किसी एरिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उन एवरेज कंडीशंस का यूज़ किया जाए वेलफेयर के लिए। तो इसके लिए जो क्लाइमेट इंजीनियरिंग या कह सकते हैं एक तरह से जलवायु अभियांत्रिकी के विकास की और उस विकास द्वारा, उसके प्रयासों के द्वारा इस क्लाइमेट चेंज को रोकने की ज़रूरत है। साथ ही तो जलवायु अभियांत्रिकी का उपयोग करके हम जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर राजनीतिक उपायों की और इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी प्रयास किए जाएंगे उन बड़े प्रयासों के लिए बड़े धन की आवश्यकता होगी, बड़े परिश्रम की आवश्यकता होगी, नियम कानून कायदों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए राजनीतिक तौर पर प्रयास किए जाएं और इच्छा शक्ति हो ताकि उन प्रयासों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। तो इसके लिए विभिन्न देशों की सरकारें हैं वो वैश्विक मंच पर भी प्रयास कर रही हैं और प्रत्येक देश में जो सरकारें हैं वे भी अपने अपने स्तर पर इसके लिए प्रयासरत हैं, जिससे इस चीज़ को नियंत्रित किया जा सके और उनकी इच्छा शक्ति के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का सीमित उपयोग, क्योंकि हम जो रेफ्रिजरेशन के पर्पस के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ करते हैं उसको अगर हम नियंत्रित कर सकें, कम कर सकें या उसके अन्य विकल्पों की खोज कर सकें तो इस स्थिति में वैश्विक तापन की घटना को हम नियंत्रित कर पाएंगे। तो इसके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आजकल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स इस्तेमाल हो रहे हैं और अन्य विकल्पों की खोज की जा रही है। खासकर विकसित देशों ने तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पूरी तरह से बैन कर ही दिया है। फिर वनीकरण या पौधारोपण करें, फॉरेस्ट्रेशन किया जाए, जंगलों को बढ़ावा दिया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएँ, उनकी देखभाल की जाए, उनका समुचित विकास किया जाए, ताकि जितने घने वन होंगे उतनी अधिक हमें स्वच्छ न केवल ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो कि मुख्य ग्रीन हाउस गैस है उसे नियंत्रित किया जा सकेगा। विद्युत एवं वाहनों के अनावश्यक उपयोग से
बचा जाए और वैकल्पिक एवं स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की खोज की जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम विद्युत पर बहुत अधिक निर्भर न रहें। उसके लिए जो हम कोल जला रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उनका कम इस्तेमाल हो, और वाहनों का हम अंधाधुंध उपयोग न करें, जिससे जीवाश्मी ईंधन के जलने से जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, जो गैसेस एमिट हो रही हैं, कार्बन एमिशन हो रहा है, उसको हम कम कर सकें, नियंत्रित कर सकें विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा। और साथ में कुछ ऐसे विकल्प खोजें जो कि स्वच्छ हों। जैसे हाइड्रोजन ऊर्जा की हमने चर्चा की थी, हाइड्रोजन इकोनॉमी की चर्चा की थी, या सोलर एनर्जी की हमने चर्चा की थी, जो अच्छे विकल्प हो सकते हैं, वो रिन्यूएबल भी हैं, वो कभी खत्म नहीं होने वाले स्रोत हैं, और वे स्वच्छ हैं, वो किसी तरह से पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं करते, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तो इनको बढ़ावा दिया जाए, इनकी खोज की जाए, और इनके समुचित उपयोग को, व्यापक स्तर पर इनका उपयोग हो, उसको बढ़ावा देने का प्रयत्न करना चाहिए। और अंत में हम ये कहेंगे, शिक्षा एवं जागरूकता का प्रसार, क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ें मालूम नहीं होंगी, हम इस मामले में अन्य लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, और व्यक्ति अपने स्तर पर जागरूक नहीं होगा, तब तक किसी भी देश की सरकारें कितनी भी इच्छा शक्ति से काम करें, ऐसे उनके प्रयासों को हम सफल नहीं कर सकते, उनको अमली जामा नहीं पहना सकते, जब तक प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में जागरूक नहीं होता। यही कारण है शायद कि पर्यावरण शिक्षा के अंदर इन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, ताकि टीचिंग के माध्यम से, लर्निंग के माध्यम से हम इसे सीखें, जानें, समझें, और हमारे आसपास की जो कम्युनिटी, ये समुदाय है, जहाँ हम इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें हम इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और उन्हें भी जागरूक करें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति है वो अपनी प्रशासन के साथ, सरकारों के साथ मिल करके और इस समस्या के समाधान में अपना समुचित योगदान दे सके। तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है, इनको नियंत्रित किया जा सकता है। So that's all about global warming. Thank you.